नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान होगा। चुनावी डेट शीट आने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों को एक बार फिर इमोशनल करने की पूरी कोशिश की है। और कल बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिदुड़ी के आपत्तिजनक बयान को लेकर के मुख्यमंत्री आतिशी ने रोते हुए इस बात को कहा था। और आज आतिशी ने कहा कि उनका सामान मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से बाहर निकाल करके फेंक दिया गया है। – 2025 में होने जा रहे पहले विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान होगा। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। बीजेपी ने 5 फरवरी को अपने लिए लकी डे बताया है, तो आम आदमी पार्टी को अपनी मुफ्त बिजली पानी पॉलिसी के भरोसे फिर से सरकार बनाने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि दिल्ली के लोग अब शीला दीक्षित युग को दोबारा वापस लाना चाहते हैं। इस बार दिल्ली में सबसे अधिक मतदान होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दिल्ली के व्यापारी, दिल्ली के लोग, दिल्ली के कामगार, दिल्ली के कारोबारी पूर्ण वेग से दिल्ली चुनाव में जुटेंगे और अपना समर्थन देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी, ऐसा साफ दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि पिछली बारों की तरह ही भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम सीटें आएंगी और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा बहुमत, छोटा बहुमत नहीं, एक बड़ा बहुमत जो है आम आदमी पार्टी को मिलेगा। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही एक बात साफ हो गई है कि इस बार दिल्ली की लड़ाई करप्शन बनाम इमोशन है। एक तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार पर शीश महल घोटाले का आरोप लगाकर घेर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। आज दिल्ली की सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि पिछले 3 महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ जब उन्हें आवंटित सरकारी आवास से बाहर निकाल दिया गया। सीएम आतिशी के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि आतिशी नौटंकी करने के बजाय पहले ये तय कर लें कि उनका मकान कौन सा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। आतिशी जी से मेरा निवेदन है कि रोज नौटंकी करने की बजाय इस मकान को लेकर के वो ये बता दें कि उनका मकान है कौन सा। इस बार दिल्ली में शीश महल का मुद्दा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, जिसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों अपने अपने तरीके से कैश कराने की कोशिश में है। हालांकि बीजेपी ने इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ शीश महल समेत कई चुनावी मुद्दे बना रखे हैं, जिनमें शराब घोटाला, भ्रष्टाचार, घुसपैठिए, पानी की किल्लत, यमुना की सफाई और वायु प्रदूषण का मुद्दा शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो चलिए अब बात करेंगे कुंभ की, जहां तैयारी जोर शोर से चल रही है और इसी बीच कुंभ में एंट्री को लेकर लगातार बयानबाजी भी जारी है। मुसलमानों की एंट्री पर लगातार साधु संत नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि जिनको सनातन का ज्ञान नहीं, उनका कुंभ में आने का मतलब क्या है। इस बीच बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कुंभ आस्था और श्रद्धा भक्ति का संगम है। यहां उनका क्या काम जो इसका मतलब ही नहीं समझते हैं। कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री, सियासत भारी। साधु संतों की हुंकार, बैन पर तकरार। निसंशय होना चाहिए, खास करके मुसलमानों की तो एंट्री होनी ही नहीं। नागरिक होना निराली बात है। मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है, वहां पे कोई दुकानें लगा सकता है क्या?
उसमें मैं ओबीसी साहब को कहूंगी कि वो खुद मकर संक्रांति की डुबकी लगाएं हमारे साथ आकर के वहां पे। सनातन का नहीं ज्ञान, कुंभ में क्या काम? हमने कहा कि उनका आना बैन होना चाहिए जो मूत्र कांड और थूक कांड करते हैं, अब वो कोई भी हो। एंट्री पर सवाल, क्यों मचा है बवाल? प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने को है। 14 जनवरी को पहला शाही स्नान है। कुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। साधु संत पहले ही ऐतराज जता चुके हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिन्हें सनातन का ज्ञान नहीं, उनका कुंभ में क्या काम है? कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सबको आने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा में, कायदे में। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आप मूत्र कांड नहीं करेंगे, आप थूक कांड नहीं करेंगे, आप केवल बिजनेस करने भर नहीं आएंगे, यहाँ की आस्था के प्रति भी अपनी निष्ठा रखेंगे। संगम की आस्था क्या है, कुंभ की आस्था क्या है, महाकुंभ की आस्था क्या है, संतों की महिमा क्या है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप आएंगे किस लिए? केवल बिजनेस करने? नो। धीरेन्द्र शास्त्री अकेले नहीं है जो मुसलमानों की एंट्री का विरोध कर रहे हैं। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश राइजिंग में कालीचरण महाराज ने भी ऐतराज जताया। उधर उमा भारती ने AIMIM प्रमुख ओवैसी को कुंभ में स्नान की सलाह दे डाली। मुसलमानों की तो एंट्री होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? वो भी तो उस देश के नागरिक हैं। क्या चला रहे हैं? वो भी तो उस देश के नागरिक हैं। संविधान में जो देश का मूल नागरिक होना निराली बात है। मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है, वहां पे कोई दुकानें लगा सकता है क्या? लगा सकता है। फिर हमें काशी मथुरा में खास करके कुंभ जैसे पवित्र क्षेत्र में काय के लिए थूक जेहद मूत जेहद चलाने के लिए बुलाए क्या उनको? उसमें क्या दिक्कत है? वो भी आके कुंभ में स्नान करे ना। वो एक बहुत अच्छा समय है जो कुंभ में स्नान करने के मुहूर्त हैं। उसमें मैं ओबीसी साहब को कहूंगी कि वो खुद मकर संक्रांति की डुबकी लगाएं हमारे साथ आकर के वहां पे। कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री में फिलहाल बवाल जारी है। साधु संतों ने मुसलमानों की एंट्री को लेकर साफ इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इधर अखिलेश यादव ने एक बार फिर संभल मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। संभल में हिंसा की घटना को अखिलेश ने सरकार की साजिश बताया है। उनका आरोप है कि कुंदरकी और मीरापुर में वोट की लूट छिपाने के लिए घटना कराई गई है। तो साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी निशाना साधा। वहीं बीजेपी ने करारा पलटवार किया, कहा कि तुष्टीकरण के लिए अखिलेश यादव पत्थरबाजों का साथ दे रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर संभल हिंसा को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर हिंसा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस को भी हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश ने संभल की घटना को बड़ी साजिश बताया है। अखिलेश का दावा है कि कुंदरकी और मीरापुर में वोट की लूट छिपाने के लिए ये घटना कराई गई। वहाँ लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। ये सब सरकार की साजिश के तहत हो रहा है। इतनी जल्दी क्या थी सर्वे को लेकर के? जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते। लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई। अखिलेश यादव ने पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा, संभल में दंगा नहीं हुआ बल्कि पुलिस ने गोली चलाई। हमारी पार्टी के लोगों को निशाना बनाया गया। और लगातार जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कि वहां पर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना, बड़ी संख्या में जिनका निर्दोष लोग हैं जो उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। और जो कुछ ये हुआ है घटना, ये पूरी घटना सरकार ने कराई है, अधिकारियों के माध्यम से कराई है। वहीं बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया गया है।
बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि अखिलेश यादव अभी तुष्टीकरण के लिए पत्थरबाजों के साथ खड़े हैं। संभल में संविधान के तहत बनी हुई न्यायपालिका के आदेश को पत्थरों से कैसे चुनौती दी गई, उसको लेकर के एक बार अखिलेश जी के मुंह से बोल नहीं फूटे। वो उन पत्थरबाजों के, अराजक तत्वों के समर्थन में खड़े हैं। वो उनको न्यायिक जांच पर भरोसा नहीं है, उनको एसआईटी पर भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है। अखिलेश जी कोर्ट पर तो भरोसा करिए, कोर्ट जाइए। अगर आपको लगता है कि कोई तथ्य है तो कोर्ट जा सकते हैं। संभल को लेकर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती ने भी संभल को लेकर कहा कि संभल का सच दुनिया को पता है। जहां जहां मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई, वहां वहां अन्य धर्मों के पूजा स्थलों को तोड़ा गया। देखिए, सच्चाई तो अमीर सब जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ, इस्लाम का आक्रमण हुआ पूरी दुनिया पे, तो उनने सबके धर्म स्थान नष्ट कर दिए। ईरान में, इराक में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, अफगानिस्तान में, कहाँ नहीं हुआ, सब जगह नष्ट कर दिया। संभल में अवैध कब्जा करने वालों में प्रशासन के बुलडोजर का खौफ नजर आ रहा है। नगर पालिका की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को मस्जिद प्रबंधन ने खुद हटा लिया। हमें किसी विभाग से कोई नोटिस नहीं मिला है, न ही हमें किसी नगर पालिका द्वारा किसी पदाधिकारी से कोई नोटिस नहीं दिया गया है। ये हम अपनी स्वेच्छानुसार जो नाले के ऊपर 3 फीट का हिस्सा था उनको हटा रहे हैं। बगैर किसी नोटिस के मस्जिद प्रबंधन ने अतिक्रमण हटाया। मामला चंदौसी की सुनहरी मस्जिद के पास का है। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से संभल हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। संभल हिंसा को लेकर पुलिस का दावा है कि संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के अंदर सर्वे के दौरान आसपास के इलाके और नखासा थाना इलाके में हिंसा हुई थी। इस दौरान एसपी के विश्नोई भारी पुलिस फोर्स के साथ इलाके में पहुंचे तो एक मकान की छत से एक युवक ने एसपी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। साथ में सदर सीओ अनुज चौधरी भी थे, उन्हें भी गोली लगी थी। एसपी के विश्नोई और एसपी के पीआरओ भी गोली लगने से घायल हुए थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कई अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए थे। पुलिस ने संभल हिंसा के एक और आरोपी सलीम को गिरफ्तार किया है, जिस पर हिंसा के दौरान संभल सदर कोतवाली के सीओ पर फायरिंग का आरोप है। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा में अब तक 51 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सबसे चर्चित अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव की वोटिंग होगी। ये रिपोर्ट देखिए। जो तुष्टीकरण की नीति है उसको एक बार से जवाब देने का काम जनता ने बना लिया। सबसे चर्चित अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मिल्कीपुर सीट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ 5 फरवरी को उपचुनाव की वोटिंग होगी। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस चुनाव के लिए 10 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। वहीं 17 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 14 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 जनवरी तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन विल बी 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th. And 5th again we have very deliberately kept. We are doing elections in by polls also in Milkipur in UP. यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद एक बार फिर से एसपी और बीजेपी में फाइट देखने को मिलेगी। मिल्कीपुर सीट पहले एसपी के पास थी और इस सीट से एसपी के अवधेश प्रसाद विधायक थे। उनके फैजाबाद से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई, जिसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। एसपी ने इस सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी के नाम पर कोई फैसला नहीं हो सका है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर अखिलेश यादव का कहना है कि कुंदरकी और मीरापुर उपचुनाव में वोटों की लूट हुई। सरकार ने पुलिस के जरिए वोटों की लूट की और अब मिल्कीपुर का दावा किया जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मिल्कीपुर उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज करने का दावा कर रहे हैं। कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए,
जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मीरापुर, मिल्कीपुर क्यों नहीं। विधानसभा के उपचुनावों में लोगों ने उस भ्रम को निकाल फेंका है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 9 में से 7 सीटें बड़े अंतर से जीती है। और इस बार भी निश्चित रूप से जनता ये दिखा देगी कि आज की जो स्थिति है, समाजवादी पार्टी की जो विभाजनकारी और टकराव की नीति है और जो तुष्टीकरण की नीति है, उसको एक बार से जवाब देने का काम जनता ने बना लिया। बीजेपी अपनी पूरी ताकत मिल्कीपुर में झोंक चुकी है। बीते 45 दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के 15 दौरे कर मिल्कीपुर जीत की सियासी बिसात बिछा चुके हैं। अब 6 मंत्रियों को तैनात किया गया है। वहीं एसपी का कहना है कि सीएम योगी कितना भी दौरा कर लें, मिल्कीपुर की जनता ने मन बना लिया है। उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन, सर्व समाज का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव एक तरफा जीतेगी। पाली भी और मेरे बेटे का और तमाम लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिठाइयाँ बंट रही हैं कि बहुत अच्छा है और अजीत भैया को और माननीय अखिलेश यादव जी को इतने वोट से यहाँ से जिता देंगे कि 27 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उस चुनाव का जीत का रास्ता मिल्कीपुर से बनेगा। अयोध्या वाली सीट पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एसपी के अवधेश प्रसाद के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। एसपी को हराकर बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि अयोध्या की जनता अब भी उनके साथ है और पार्टी की पकड़ जमीन पर कमजोर नहीं हुई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चीन में फैले कोरोना जैसे एचएमपीवी की भारत में दस्तक हो चुकी है। बेंगलुरु में 2 केस मिले हैं, जिनमें 3 महीने और 8 महीने के बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं भारत सरकार ने इस वायरस को लेकर के पैनिक नहीं होने की अपील लोगों से की है। आखिरकार क्या है ये वायरस, क्या इसके लक्षण हैं और कैसे इसका संक्रमण फैलता है, ये जागरूकता फैलाती खास रिपोर्ट देखिए। भारत में एचएमपीवी वायरस की एंट्री। बेंगलुरु में मिले वायरस के केस। वायरस को लेकर सरकार अलर्ट। चीन में फैले एचएमपीवी वायरस की भारत में भी एंट्री हो गई है। डराने वाली ये खबर बेंगलुरु से सामने आई है, जहां 2 बच्चों में एचएमपीवी वायरस मिला है। बच्चों का इलाज बेंगलुरु के निजी अस्पताल में चल रहा है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी एचएमपीवी को लेकर कर्नाटक सरकार एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है। तो वहीं केंद्र सरकार ने भी बच्चों में फैलने वाले इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। आखिर क्या है एचएमपीवी वायरस और कैसे लोगों को ये प्रभावित करता है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसे एचएमपीवी के छोटे नाम से भी जाना जाता है, इंसानों की सांस की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। सांस से संबंधित दूसरे वायरस की तरह ये भी संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है। ये मुख्य तौर पर बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव दर्ज किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत हो सकती है। करें तो उसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड के अंदर होते हैं, जैसे कफ का होना, कोल्ड का होना, सोर थ्रोट होना, बुखार होना। और इसके फैलने की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें तो क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो दूसरे को वो संक्रमण दे सकता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये नया वायरस बच्चों को अपनी चपेट में लेता है, खासकर उन बच्चों को जिन्हें निमोनिया जैसी बीमारी है।
सर्दी के मौसम में ये वायरल तेजी से फैलता है, इसीलिए बच्चों की हेल्थ को लेकर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जो इस तरह के फ्लू लाइक सिम्टम्स की जो बीमारियां होती है, उनको उनके केसेस में कोई अनएक्सपेक्टेड या ऐसा कोई सर्ज देखने में नजर नहीं आ रहा, तो लगता नहीं कि ऐसी कोई चिंता की बात है फिलहाल देश के अंदर। बाकी गवर्नमेंट का अपने लेवल पे सर्वे करते रहे, अपने ओर से प्रिकॉशंस रखते रहे, और लोगों को ये सलाह है कि जो प्रिकॉशंस अपने नॉर्मली कोविड के टाइम में रखे गए थे वो आज भी रखना। दूसरी ओर WHO ने चीन के इस नए वायरस पर चुप्पी साध रखी है, तो वहीं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा कि चीन में HMPV के प्रसार को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी सांस संबंधी संक्रमणों के मामलों में सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि चीन के कई इलाकों में अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है, अस्पतालों को अलर्ट जारी हो चुका है, तो वहीं भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी और चीन में वायरस के मामले को लगातार मॉनिटर करने की बात कही गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चीन में फैले इस नए वायरस का कहर क्या दुनिया में फिर से दिखने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी खबर के